नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस माइंड मोड स्टडी पर स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ में इस माइंड मोड स्टडी में उपस्थित हुए हैं। माइंड मोड स्टडी पर आज एक नए टॉपिक को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। जो हमारा टॉपिक क्लास रहेगी फर्स्ट, मतलब शुरुआत से कर रहे हैं क्लास, हमारी भी शुरुआत से फर्स्ट क्लास है, और जिसमें हमारा टॉपिक रहने वाला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। सर, हमने भारतीय संविधान पढ़ा है, मूल अधिकार पढ़ा है, मौलिक अधिकार पढ़ा है, सब पढ़ा है, परंतु भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ये प्रस्तावना आपने कई बार नाम सुना होगा, परंतु इसको आपने हर क्लास की, हर विषय की, हर सब्जेक्ट की बुक के फर्स्ट पेज पे भारत की संविधान की प्रस्तावना लिखी हुई आती है, परंतु वहां से आपने कभी देखा होगा, पढ़ा होगा, परंतु पूर्ण रूप से समझा नहीं। इस भारतीय संविधान की प्रस्तावना से कई सवाल, चाहे छोटे लेवल से देखो, सीईटी देखो, एलडीसी में देखो, या से बड़े एग्जाम देखो, रीट है, एसआई है, आरएस है, वीडियो है, इन सभी एग्जामों में भारत की संविधान से एक दो प्रश्न हर बार उठता है, और वो हम गलत करके आते हैं, क्योंकि हमने भारत की संविधान के बारे में जाना है, परंतु उसकी प्रस्तावना क्या है, क्या नहीं है, उसको हमने पढ़ा है, लेकिन पूर्ण रूप से बराबर नहीं समझा है। तो चलते हैं, आज विद्यार्थियों हम कराएंगे आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में, पूर्ण रूप से समझाएंगे, और उसकी पूर्ण तरीके से किस शब्द से कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा वो भी समझाएंगे, और पूरी प्रस्तावना, मतलब प्रस्तावना की कुछ ही पंक्तियां हैं, 7 पंक्तियां हैं, उन 7 पंक्तियों में से भी कई बार ऐसे प्रश्न बन जाते हैं जिनको हम हल करने से टकरा देते हैं। उन सभी का भ्रम दूर करेंगे। आज हम चलते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस माइंड मोड स्टडी पर रेगुलर क्लासें देखने के लिए स्वागत है। इस माइंड मोड स्टडी को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं, हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। आज हमारा रहेगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना, या फिर कह सकते हैं उद्देशिका। क्या कह सकते हैं? उद्देशिका। ठीक है, हम भारत, ये हमारी प्रस्तावना है, एक बार देख लेते हैं। यहां से शुरू हो जाती हैं ये हर बुक की, चाहे क्लास फर्स्ट हो, चाहे क्लास 12th हो, चाहे क्लास 12th हो, हर बुक में ये प्रस्तावना हमारे अध्याय शुरू होने से पहले पृष्ठ पर लिखी होती हैं। क्या कहते हैं? हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, मतलब इनमें किन प्रकार से शब्दों का यूज हुआ है, हम इन शब्दों का, इनको आपको शायद ही अर्थ पता होगा, जैसे समाजवादी हो, पंथ निरपेक्ष हो, लोकतंत्रात्मक हो, गणराज्य हो, आपने पढ़ा होगा, सर ने समझाया होगा, परंतु आपको कुछ ऐसे शब्द जो आपने सुना होगा, परंतु उनके अर्थ क्या होते हैं वो आपको समझ में नहीं आया होगा। तो चलते हैं, ये थोड़ा सा शुरुआत से टॉपिक शुरू करते हैं, क्या है क्या नहीं है, फिर उसके पूर्ण रूप से ये पढ़ेंगे, और पढ़ने के साथ में हम करेंगे हमारी इनकी तुलना, पूर्ण रूप से शब्दों को जांचेंगे। ठीक है, अब भारतीय प्रस्तावना या उद्देशिका में, हमें प्रस्तावना उद्देशिका के बारे में अगर हम स्रोतों के बारे में जानने जाए, तो पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जी थे, उन्होंने क्या कहा या उन्होंने क्या किया, संविधान सभा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य का प्रस्तावना, उद्देशिका, या लिख देना उद्देशिका का प्रस्ताव रखा था। सर्वप्रथम संविधान में अगर हम माने
कि प्रस्तावना का स्रोत या उद्देशिका का स्रोत किसने रखा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा। संविधान सभा में कौन सी संविधान सभा या किस डेट को संविधान सभा चल रही थी? वो 13 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा चल रही थी उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान प्रस्तावना का उद्देशिका का प्रस्ताव रखा था। इन्होंने तो प्रस्ताव रख दिया। अब ये स्वीकृत कब हुई थी? स्वीकृत 22 जनवरी 1947 को क्या हो गई? संविधान में ये स्वीकृत हो गई। तो ये डेट हमें याद रखना है। प्रश्न यहीं से आ जाते हैं और हम संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका देख के हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रस्तावना क्या है, उद्देशिका क्या है। हम हमारे संविधान पे चले जाते हैं, हमारा दिमाग सीधा संविधान के पर चला जाता है। हमने संविधान पढ़ा था, संविधान से प्रश्न उठ रहा है, परंतु यहाँ से प्रश्न उठ जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका का प्रस्ताव कब रखा, डेट बताइए। तो डेट हमारी ये रहेगी। और वो स्वीकृत कब हुआ? तो ये स्वीकृत होने वाली डेट ये रही। अब प्रस्तावना उद्देशिका इन शब्दों को देख के विद्यार्थी कई बार कई एग्जामों में कंफ्यूज हो जाते हैं और वो अपना प्रश्न को खोटा करके आ जाते हैं। उन सभी प्रश्नों को हम किस तरीके से बसा के रख सकते हैं और उन बसाए हुए प्रश्नों से हमारे को कितनी मेहनत और कितनी मेहनत पे हमारा परिणाम को सुधार सकता है। तो चलते हैं, ये दो डेट आपको याद रखना है। प्रस्ताव कब भेजा? जवाहरलाल नेहरू जी ने भेजा था 13 दिसंबर 1946 को। इसकी स्वीकृति संविधान में कब हुई? 22 जनवरी 1947 को संविधान में स्वीकृति हो गई। ठीक है, अब थोड़ा सा यही है कि प्रस्तावना के विचार कहाँ से लिए गए। हमारे जो संविधान का प्रस्तावना है उस प्रस्तावना का विचार जाने तो हमारे अमेरिका के संविधान से लिए गए। कौन से संविधान से लिए गए? अमेरिका जो राष्ट्र है वहां के संविधान से हमारे भारतीय संविधान प्रस्तावना या उद्देशिका का विचार अमेरिका के संविधान से मेल खाते हैं। प्रस्तावना की मूल भावना कौन से राष्ट्र से ली गई थी? वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी। कौन से राष्ट्र से ली गई थी? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी। ये छोटे छोटे प्रश्न आप संविधान के बनते हैं, वैसे के वैसे ये प्रस्तावना के बनते हैं। और प्रस्तावना उद्देशिका में देखता हूँ, बार बार कह रहा हूँ, सब सुनते ही विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस कंफ्यूज को, उस भ्रम को दूर करने के लिए आज हमारी क्लास रहने वाली है बेस्ट तरीके से। क्लास को आगे से आगे शेयर कर दे, जितने भी अपने प्यारे भाइयों को, रिश्तेदारों को, जो भी आपके पास में नजदीक से जो बेरोजगार युवा तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को अपना ये क्लास सेंड जरूर करें। ठीक है, 17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा का प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया गया था। प्रस्तावना लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। ठीक है, अब हम चलते हैं। ये तो पढ़ लिया था कि हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समक्ष प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इति ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल 7वीं संवत 2000 विक्रमी को एत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रेरित करते हैं। जो अभी हमने ये शब्द पढ़े हैं, इस शब्द में जो ये भारत, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व, मतलब ये शब्द आ रहा है संप्रभुत्व संपन्न, संप्रभुत्व संपन्न। इस शब्द का अर्थ क्या है कि हम अपने भारत को आंतरिक एवं बाह्य मामलों को किसी भी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं होने देंगे। ये आया है ना मेरे प्रिय विद्यार्थियों,
ये शब्द है ना, मैं इस शब्द का अभी अर्थ बता रहा हूं कि हम भारत के लोग मतलब हम भारतीय हो गए। परंतु आगे इन्होंने इस पंक्ति में लिखा है, भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ हो गया कि हम भारत को आंतरिक हो या किसी बाह्य किसी भी मामले या किसी भी विदेशी लोगों से हम इस सत्ता या इस शक्ति को उनके अधीन नहीं होने देंगे। इसमें इसका अर्थ ये बनता है। और आगे चलते हैं तो लिखा है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, मतलब समाजवादी। अब हमारे पास में ये शब्द आ गया समाजवादी। ये समाजवादी का अर्थ हो गया है समाज को लोकतांत्रिक समाजवादी, इस समाज के संसाधनों को स्वामित्व तथा नियंत्रण राज्य अथवा समाज के अधीन नहीं हो, मतलब समाज के अधीन नहीं हो। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? भारत में का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवादी क्या कह रहे हैं कि समाज के संसाधनों का स्वामित्व तथा नियंत्रण राज्य की का मतलब जो भी संसाधन है उसका स्वामित्व मान सकते हैं या उनका अधीन नहीं होने। अब हमारे पास में आ रहा है पंथ निरपेक्ष शब्द। क्या आ रहा है? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष शब्द से हम क्या जान सकते हैं? किसी भी धर्म को राज धर्म के रूप में मान्यता प्रदान हो। भाई किसी भी धर्म को, कोई भी धर्म हो, चलो कोई भी धर्म हो, उसको कोई भी मान्यता प्राप्त हो, चाहे राज धर्म की हो चाहे किसी भी हो, परंतु देश में सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान रूप से देखा जाना सही है। पंथ निरपेक्ष मतलब इस भारत में कई प्रकार के धर्म के लोग निवासी करते हैं, उन सभी को यहाँ की रहने के लिए क्या है? मान्यता है। उन सभी धर्मों को भारत में रहने के लिए समान पूर्वक या संरक्षण की समान पूर्वक रह सकते हैं, उनमें कोई भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। लोकतांत्रिक लोकतंत्रात्मक लोगों का तंत्र है, अर्थात जो हम जनता का शासन है, उस जनता के शासन के प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से तंत्रात्मक प्रणाली चल रही है। गणराज्य, भारत एक ऐसा गणराज्य देश है, अर्थात भारत का मतलब एक राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय अध्यक्ष वो होगा जो सरकारें चलेगी। राष्ट्रवाद या राष्ट्र अध्यक्ष होगा वो उसका किसी का वंश के रूप में आगे नहीं बढ़ेगी, उसका निर्वाचन होगा, वोटिंग होगी, उनको सुना जाएगा, उसके बाद में ही उसकी सरकार या शासन चलेगा। भारत एक गणराज्य देश है बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब ये शब्दों को आपने समझ में आ गए। अब क्या लिखा? उसके समस्त सभी नागरिकों को सामाजिक हो, आर्थिक हो तथा राजनीतिक न्याय। अब इसमें न्याय कितने प्रकार के आ गए हैं, मेरी बात सुनो। यहाँ न्याय लिखा है, न्याय कितने प्रकार से लिखा है? इन्होंने लिखा है एक सामाजिक न्याय। भाई भारत के नागरिकों को एक सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये तीन प्रकार से हमारे जो भारत के लोग हैं उनको न्याय मिलने चाहिए। सामाजिक हो, आर्थिक हो और राजनीतिक न्याय मिलने चाहिए। उसमें वो किसी भी प्रकार से स्वतंत्र मतलब खुले हैं, उनको न्याय मिलेंगे। और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, मतलब ये इन्होंने लिखा है। विचार एक, अभिव्यक्ति दो, विश्वास, धर्म और उपासना, मतलब ये 5 शब्द हो गए। इनको हमारे राष्ट्र के जितने भी व्यक्ति हैं उनको स्वतंत्रता है, चाहे वो किस प्रकार से भी विचार करे, किस प्रकार से भी अपने विचार हो से। अभिव्यक्ति मतलब अभिव्यक्ति अपन को विचार किसी के सामने प्रकट करे, या अभिव्यक्ति खुशी से झूल के या कैसे भी वो रह सकते हैं। विश्वास होना चाहिए, उसको किसी भी प्रकार का विश्वास के रूप में वो भारत में रह सकते हैं। वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म के रूप में अपना सकते हैं और अपनी उपासना भी कर सकते हैं। ये 5 प्रकार की हैं जो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की पूर्ण रूप से इनको क्या है? स्वतंत्रता है।
प्रतिष्ठा और अवसर की समान प्राप्त कराने के लिए, मतलब ये दो शब्द आ रहे हैं, एक तो प्रतिष्ठा, एक अवसर की समान प्राप्त करने के लिए उनके पास में अधिकार है, तथा उन सब में व्यक्तित्व की गरिमा और राष्ट्र की एकता का अखंडता का भी सुनिश्चित कराने के लिए, बंधुत्व आगे बढ़ाने के लिए भी होता है। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गदर्श शुक्ल सप्तमी, कौन सी शुक्ल सप्तमी संवत कौन सा 2000 विक्रमी संवत को एतात इस संविधान को क्या क्या अंगीकृत अधिनियमित और आत्मप्रत, ये 3 शब्द आए, इनका मतलब अधिकृत आया है, इसका मतलब संविधान को क्या करना, स्वीकार करना, और अधिनियमित शब्द आया, इसको मतलब संविधान को लागू करना, और आत्मप्रत आया मतलब इसको, इस संविधान को अपने समय को संविधान को सौंपना, हम समय इस संविधान को सौंपना है। इन शब्दों का अर्थ है पूर्ण रूप से, आगे क्लास में पूर्ण रूप से जो मैंने अभी समझाया है वो पूर्ण रूप से हस्तलिखित नोट्स के साथ में फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। ये छोटी सी आपको 7 या 8 लाइन है, उन सभी का मैंने पूर्ण रूप से अर्थ के सहित इन शब्दों को आपको समझाने का प्रयास किया है। आपको समझ में आया होगा। आपने ये मेरी बात समझ में या विश्वास नहीं हो तो आप कोई भी किसी भी क्लास की बुक देख लेना, वहाँ भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखी होगी, परंतु आपको किसी भी टीचर ने किसी भी क्लास में नहीं पढ़ाएगा। शायद छोटी क्लासों में तो छोड़ो, बड़ी भी क्लास में भी आपको इस प्रस्तावना के बारे में ध्यान भी आकर्षित नहीं करवाया होगा किसी भी टीचर ने। मैं आपको लिख के दे देता हूँ, और आप फिर मुझे कमेंट करके इस वीडियो के, इस क्लास के में कमेंट करके मुझे बता देना कि किसी भी विद्यार्थी ने ये प्रस्तावना को पढ़ने का या किसी भी टीचर ने पढ़ाने का सोचा है तो मुझे ज़रूर बताना। उनका मैं ध्यान से देख के कमेंट में पढ़ूंगा और देखूंगा, और इंतजार कर रहा हूँ कि आपके कमेंट का। ठीक है, चलते हैं अब प्रस्तावना से जुड़ी कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। संविधान की स्रोत हम भारत के लोग, ये हमारे भारत के लोग शब्द आ रहा है ना, ये हम भारत के लोगों का ये दर्शाना है कि भारत की संप्रभुता और भारत की जनता को नियत करती हैं संविधान का स्रोत। और 42वें संविधान, पहले ये कुछ शब्द नहीं थी, समाजवादी शब्द है। कौन सा? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये जब स्वीकृत हुआ, और अखंडता, जब प्रस्तावना स्वीकृत हुई तब ये तीनों शब्द उस प्रस्तावना में नहीं थे। ये तीनों शब्द कब? 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, तब क्या किया, इन तीनों शब्दों को भारत की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, महत्वपूर्ण तिथियां 26 नवंबर 1949 को अपनाया, अंगीकृत किया था, जबकि पूरा संविधान 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ था। अब इस प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया? अगर आपको क्वेश्चन पूछ ही ले, और कई बार पूछ लिया है, सर आपने ये क्या के लिए छोटा सा प्रश्न कर लिया, ये प्रश्न कई बार कई एग्जामों में सटीक के साथ में पूछ लिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार में गणना हुआ है, कितनी बार में आया है, तो 2 बार में उल्लेखित हुआ है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, याद रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि बार बार आया होगा, नहीं आया बार बार, 2 बार ही आया। प्रस्तावना व मूल अधिकार दोनों, विचार व अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता है। विश्वास और उपासना, ये भी शब्द ओनली प्रस्तावना में, संविधान में नहीं है। ये शब्द आपको 2 दिख रहे हैं, विश्वास और उपासना, ये दोनों शब्द ओनली प्रस्तावना में, संविधान में आपको नहीं दिखने को मिलेंगे।
ठीक है। अब प्रस्तावना में आपको 5 प्रकार की स्वतंत्रता मिली होगी। ये मैंने आपको पहले भी समझाया, फिर से भी मैं आपको समझा दूंगा। ये पूर्ण रूप से आपको हस्तलिखित की नोट्स के रूप में आप अपनी एक पेन और कॉपी बना लेना, जिसमें हम पूर्ण रूप से संविधान है, भारतीय संविधान, प्रस्तावना की शुरुआत है, इसका मतलब भारत की राजनीतिक की क्लासें शुरू करने जा रहे हैं इस माइंड मोड स्टडी पर। तो आपको तत्परता अपने एक बढ़िया सी कॉपी और बढ़िया सा एक पेन लेके इस क्लास के साथ साथ में हस्तलिखित नोट्स भी आपको बना लेता, और इस क्लास को जो भी विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा और मुझे लगेगा तो उसको मैं ये पूर्ण रूप से पीपीटी आपको लगभग तो इसकी टेलीग्राम पे भेज दूंगा। नहीं मिली है तो मुझे इस क्लास के कमेंट में अपने व्हाट्सएप नंबर आप कमेंट करना, उसमें मैं आपको ये पूर्ण रूप से पीपीटी और हस्तलिखित नोट्स के रूप में भी बुक को भी आप तक पहुंचाने या आप तक पीडीएफ भेजाने का कभी कष्ट कर सकता हूं। ठीक है। हमें प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता मिली? एक विचार की, एक अभिव्यक्ति की, एक विश्वास की, धर्म की, उपासना की, 5 प्रकार की क्या मिली है? हमें स्वतंत्रता मिली है। आगे हम देख लेते हैं स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ये तीनों शब्द हम फ्रांस की क्रांति के नारों से लाए हैं, जिनका हमने हूब का हूब लिख दिया। जो फ्रांस की क्रांतियां हुई, उन क्रांतियों से ये तीनों शब्द हम लेके आए और उनको हूब से हूब ले गए। आपको कई बार प्रश्न पूछ सकता है, भारतीय प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्दों कहाँ से लाए गए, किस क्रांति से लाए, फ्रांस की क्रांति कैसे लाए और कहाँ से लाए गए? तो आपको याद रखना है फ्रांस। ठीक है। आगे हम देख ले अंकीकृत। ये शब्द आया अंकीकृत, अधिनियमित और आत्मपित। इन तीनों शब्दों का अर्थ क्या होता है? अंकीकृत का आपको अर्थ है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस संविधान को स्वीकार करना। क्या हो गया? संविधान को स्वीकार करना, सिंपल सी बात है अंकीकृत शब्द का। और अधिनियमित, अधिनियमित का मतलब संविधान को लागू कर देना। संविधान को क्या करना? लागू कर देना। तो आत्मप्रेरित यानी संविधान को स्वयं को संविधान को सौंपना, मतलब मैं खुद संविधान को सौंप के मैं निर्णय लेता हूं कि आज के बाद में कि उल्लेखना नहीं करूंगा, उनकी सभी की पृष्ठ के साथ में चलूंगा। ठीक है। तो अंकीकृत शब्द का आपको अर्थ या अंकीकृत शब्द आप कहीं भी देखेंगे, किसी भी क्वेश्चन में हो या किसी भी बुक में हो, तो आपको याद रखना है कि अंकीकृत का मतलब है कि स्वीकार करना, और अधिनियमित यानी लागू करना, और आत्मप्रेरित यानी समय को सौंपना, संविधान को सौंपना। ठीक है। आगे देख लेते हैं विधि दिवस, या विधि दिवस से कब मनाया जाता है? विधि दिवस 26 नवंबर 26 नवंबर को हर वर्ष प्रतिवर्ष भांति के रूप में मनाया जाता है विधि दिवस। और इस 26 नवंबर 1949 को अंकीकृत तथा अधिनियमित करने राष्ट्र को समर्पित किया गया था। हम भारत के लोग, ये शब्द आया है ना, हम भारत के लोग, ये शब्द आया है ना, हम भारत के लोग। इस शब्द का क्या तात्पर्य? उद्देशिका का प्रारंभ में ही संविधान का मूल स्रोत हम भारत की जनता व समस्त शक्तियों को केंद्र बिंदु के रूप में भी माना जाता है। हम भारत के लोग, मतलब इन शब्द का क्या तात्पर्य है? ये संविधान के मुख्य स्रोत में प्रारंभ में ही, शुरुआत में ही, मतलब इसका मतलब है भारत की जनता व समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदुओं पर नियंत्रण है। समाजवादी शब्द का अर्थ मैंने पहले भी बताया, और समाजवादी शब्द मतलब ये मैंने वापस भी लिख दिया है, आपको वापस दोहरा रहा था परंतु ये लिख दिया है। 42वें संविधान संशोधित में जोड़ा गया था 1946 में। 42 मतलब पहले संविधान प्रस्तावना की जो लिखी गई थी उसमें ये शब्द नहीं मिले थे, परंतु बाद में 42वां संविधान संशोधित हुआ, उसमें समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। और समाजवादी का मतलब क्या है? भारत का समाज, लोकतंत्र, समाजवाद और समाज के संसाधनों का स्वामित्व, नियंत्रण राज्य तथा समाज के अधीन हो। ठीक है, समाज के अधीन हो। आगे हम देख लेते हैं प्रभुत्व संपन्न भारत, मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का शब्दों का अर्थ है भारत को अपने
आंतरिक मतलब अंदर के बाहर यानी बाहर के मामलों में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति का अधीन नहीं होने देंगे। चाहे भारत के अंदर हो किसी भी प्रकार की कोई भी विदेशी शक्ति मतलब गुट हो, या फिर बाहर से कोई भी मामले से भारत के अंदर उनका प्रभुत्व या उनकी सत्ता या उनको राज करने का हम मौका नहीं देंगे, उनके अधीन हम नहीं होने देंगे होंगे। इसका पूर्ण रूप से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का अर्थ हमें मिलता है। ठीक है, पंथ निरपेक्ष ये भी 42वें संविधान संशोधित में 1946 को में जोड़ा गया था। बार बार मैं लिख रहा हूँ आपको याद हो जाए। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये सब तीनों शब्द बाद में जोड़े गए थे। किसी भी धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं है। कोई भी धर्म है उसको राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं है। भारत में कोई भी धर्म है अगर वो अपने राज परिवार की तरह या पहले राजपाट का जो शासन चल रहा था उस प्रकार से किसी भी धर्म को सड़ना या सलाना ऐसा कोई भी मान्यता प्राप्त नहीं है। देश में सभी धर्मों का तटस्थल भाव से समान रूप से संरक्षण मतलब उसकी सुरक्षा करेंगे और समान रूप से उनको सुरक्षा भी देंगे और करेंगे। ठीक है, समान रूप से भी देखेंगे। किसी भी मतलब पंथ निरपेक्ष का मतलब है कोई भी राजपाट का जो शासन पहले चल रहा था, जिस प्रकार से अभी भी अगर कोई भारत में ऐसा धर्म अपना ले या ऐसा कोई धर्म चल रहा है तो उसका मान्यता नहीं देंगे। और हम जितने भी हैं सभी धर्मों को इस भारत के तटस्थल भाव से उनका समान संरक्षण करेंगे, समान रूप से देखने का प्रयास करेंगे, किसी भी प्रकार का भेदभाव में नहीं देखेंगे। गणराज्य, भारत एक गणराज्य है। भारत एक कैसा है? गणराज्य, अर्थात भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत मतलब कोई वंशानुगत उसका पिताजी राजा था अब उसके पिताजी की डेथ होगी तो उसका बड़ा पुत्र राजा बनेगा, ऐसा कुछ वंशानुगत नहीं चल रहा है। इसमें तो क्या हो रहा है, भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होगा, वो भी भारत का राष्ट्रपति हो वो निर्वाचित रूप से होगा। ठीक है, भारत एक गणराज्य के रूप में है। आगे देख लेते लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब लोगों का तंत्र, जनता की सबका शासन, जो भी जनता का शासन है। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली चल रही है। न्याय में कितने प्रकार से मिल रहे थे? 3 प्रकार से न्याय मिल रहे थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, सामाजिक रूप से भी आप न्याय मांग सकते हैं, आर्थिक रूप से भी अपना न्याय मांग सकते हैं, किसी भी आर्थिक क्षेत्र में अपना बिजनेस धंधा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। और राजनीतिक में तो आपको न्याय नहीं मिल रहा है। सामाजिक किसी भी कार्यक्रम हो कुछ भी हो सामाजिक में उससे न्याय। समानता का हमें प्रतिष्ठा और अवसर 2 ही शब्द मिले हैं। ठीक है, समानता का प्रतिष्ठा और अवसर का हमें 2 ही शब्दों की गणना करने को मिली है। आगे हम देख लेते हैं क्या उद्देशिका संविधान का अंग है। ये शब्द आपको कई बार मिलेगा, क्या उद्देशिका। इसमें 2 वाद हुए। फर्स्ट वाद क्या है? बेरुवाडी का वाद 1960 में हुआ। उसमें इस वाद में स्टेट कोड है, एस यानी स्टेट कोड, स्टेट कोर्ट ने मतलब हाई कोर्ट ने प्रस्तावना की उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। उस समय फर्स्ट वाद हुआ बारूवाड़ी वाद के रूप में 1960 में। तब स्टेट कोर्ट ने क्या कहा कि इस वाद में प्रस्तावना या उद्देशिका संविधान का कोई भाग नहीं है, इसको भाग हमने नहीं माना है। और संविधान निर्माता के विचारों की जानने की कुंजी भी यही है। ठीक है, और सेकंड वाद में इन्होंने क्या क्या, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से 1973 हुआ था। तब उन्होंने कहा है जो स्टेट कोड है, हाई कोर्ट ने क्या अपने पूर्व निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग माना गया है। और उद्देशिका में मूलभूत ढांचे के अलावा इसको किया जाता है, मतलब जो पहले चलता है मूलभूत ढांचे, मतलब जो पहले संविधान में लिखा है वो तो वैसा का वैसा रहेगा, परंतु उसमें संशोधित करके इस शब्द को भारतीय संविधान का अभिन्न अंग के रूप में माना जा सकता है। तो इन दोनों विवादों के बारे में भी आप थोड़ा बहुत जान लेना। ठीक है,
अब आगे इस प्रस्तावना के बारे में किसने क्या बोला। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की जन्म कुंडली भी का, राजनीतिक जन्म कुंडली भी का, हमारी संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल भी कहा। ये तीनों शब्द अगर आपको पूछ ले हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की जन्म कुंडली का किसने कहा या मान्यता किसने दी, तो के.एम. मुंशी ने कहा है। और राजनीतिक जन्म कुंडली की भी मान्यता किसने दी, हमारी प्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भी भविष्य का फल किसने कहा, तो ये किसने कहा, के.एम. मुंशी जी ने कहा है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। संविधान सभा के सदस्य ठाकुरदास भार्गव ने भी कुछ कहा है। प्रस्तावना संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण समान भाग है। प्रस्तावना संविधान का आभूषण है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। प्रस्तावना एक उचित स्थान जहाँ कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकते हैं। ये इन्होंने 5 बातें कही हैं। पूर्ण रूप से आपको याद रखना है। कई एग्जामों में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया है। संविधान के सभा के सदस्य ठाकुरदास ने भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना को सर्वाधिक महत्वपूर्ण सम्मान का भाग माना है। इनको आभूषण के समान माना है। ये भारतीय संविधान का अपनी आत्मा के समान माना है और भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अपनी एक कुंजी की के रूप में भी माना है। और इनका उचित स्थान, और जहाँ भाग कोई भी संविधान का मूल्यांकन न हो वहाँ इसको स्थान देने का प्रयास किया है। तो आज हमने इस छोटा सा टॉपिक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पूर्ण रूप से किया है। मेरा मानना है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और कुछ शब्द अगर आपको समझ में नहीं आया है तो क्लास को वापस से रिपीट से देखो। अगर रिपीट से भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे इस क्लास के माध्यम से कमेंट करो। इस क्लास को इससे भी बेहतर किस प्रकार से होंगे उसका कराने का मैं प्रयास करूंगा। आप सभी का मैं कमेंटों पर फोकस करना देखना चाहता हूं। और आप सभी ने एंड तक क्लास देखी, आपका बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।